Welcome to the latest edition of the Hillary Times. Dear viewers, a long time ago, Shakespeare said, "What's in a name?" But there is much in the name of our today's guest. Not only has she given meaning to her name through her achievements, but she has also taken responsibility for improving the health care of the common citizens of Bhopal. Viewers, she also runs a renowned magazine called Physio Times. Along with being a physiotherapy doctor, she is also a successful entrepreneur. So we don't waste time, हम सीधे उनसे बात करते हैं। हमारी आज की गेस्ट है डॉक्टर अनुभा सिंघई जी। मैम नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते सभी को। आपको और आपके ऑडियंस को मैं बहुत अच्छी हूँ जी। सबसे पहले तो मैं व्यूवर्स को बताऊं कि जो इनका नाम है अनुभा, उसका जो जनरल मीनिंग है, इंग्लिश में हम उसे एम्बिशस कहेंगे, हिंदी में महत्वाकांक्षी कहेंगे। तो आपकी जो महत्वाकांक्षाएं थी, जो आपकी जो एम्बिशन थी, तो आपको क्या लगता है पूरी हो गई या अभी आसमां और भी बाकी है, ये जमी और भी बाकी है? जी जी। सर मैं ये कहूंगी कि महत्वाकांक्षाएं तो हमेशा हर पर्सन की होती ही हैं। और ये हम्म। एक जर्नी है। ये हम्म। अभी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में तो अभी और भी बहुत समय लगेगा। अभी हम्म। हमने स्टार्ट किया है कुछ अचीव करना, एक प्लेटफॉर्म बनाना, और हम्म। धीरे धीरे वो पूरी होती जाएंगी और हम्म। बढ़ती भी जाएंगी। क्योंकि ये एक दिन का काम तो है नहीं। इट टेक्स, बोलते हैं ताजमहल को बनने में सालों लगते हम्म। हैं। सो अभी तो बहुत कुछ बाकी है। बहुत अच्छा। तो आपको देख करके, आपके अचीवमेंट्स को देख करके, आपके वर्क को देख करके, आपके अवार्ड्स को देख करके एक बहुत अच्छी लाइन है जो मुझे याद आ रही है, जो आपके लिए काफी अच्छी भी है कि अभी मापी है थोड़ी सी जमीन, पूरा आसमान बाकी है। तो बिल्कुल। आपने जो ये बीड़ा उठाया है कि भोपाल के लोगों को स्वस्थ रखें, स्पेशली थ्रू फिजियोथेरेपी, तो एक सबसे अहम क्वेश्चन है आमतौर पर जो इंडिया में बहुत कॉमन है। जब कोई बिगिनिंग करता है तो लोग आमतौर पर कहते हैं कि भाई तुमसे नहीं होगा। तो क्या आपने भी इस तरीके के, मतलब एक चीजों को आपने झेला है? क्लोज्ड जो लव्ड वंस हैं, जो आम लोग हैं, उनके तरफ से कभी हैव यू एक्सपीरियंस सच थिंग्स? अगर मैं कहूँ मेरी फैमिली और मेरे नियर सपोर्ट में, तो वो तो शुरू से बहुत ही मेरे स्ट्रेंथ पिलर्स रहे हैं, सपोर्टिव रहे हैं। दे ऑलवेज बिलीव्ड इन जो भी हम स्टेप लेंगे, जो भी हम करेंगे, उसमें हम 100% देंगे। और अगर मेहनत 100% होती है तो रिजल्ट आज नहीं तो कल मिलता ही है। हाँ, अगर मैं जनरल बात करूं तो ऑफ कोर्स कभी कभी ऐसा होता है, चार लोग अगर आपके साथ होते हैं तो पांच लोग अगेंस्ट भी होते हैं। बट देन दैट इज, जैसे मैंने पहले भी कहा था, इसी में मजा है जर्नी का। क्योंकि आपको और ज्यादा मेहनत करने के लिए वही प्रोत्साहित करते हैं जो लोग आपके साथ नहीं होते। तो इसलिए थोड़ा बहुत रहा, मिक्स रहा, बट इन जनरल कम्युनिटी के तरफ से पॉजिटिव ही रहा, काफी सपोर्टिव ही रहा। क्योंकि सभी चाहते थे कि जैसे फिजियोथेरापी जो हमारा मेन प्रोफेशन है, वो अभी भी कुछ मिथ्स हैं उसके बारे में। जैसे कि लोग नहीं जानते कि वो डायरेक्टली फिजियोथेरापिस्ट को विजिट कर सकते हैं, मिल सकते हैं। तो सब चाहते थे कि हम इसको और ज्यादा स्टैंडर्डाइज करें, और ज्यादा क्लियर करें कि लोग कहीं पे भी हों। और सिर्फ भोपाल नहीं, अभी हम भोपाल के साथ इंदौर, सागर, दिल्ली में भी उपस्थित हैं। सागर में फिजिक्योर का पूरा एक रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल है, जो कि सेंट्रल इंडिया का सबसे पहला और अकेला रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल है, जहाँ पेशेंट के पास सुविधा है कि वो एडमिट हो सकता है, आसपास के गांव से है तो वो रुक सकता है। तो ये सब नई चीजें थी, लेकिन काफी लकी हूं मैं, ग्रैटिट्यूड की सभी का बहुत सपोर्ट मिला। तो यहाँ व्यूवर्स को या सभी पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ कैन लर्न फ्रॉम यू कि लोग चाहे कुछ भी कहें, अगर आपने ठान लिया है तो आप आगे बढ़ें और बढ़ सकते हैं। आपने जैसा कि बताया कि आपने, जो आपका वर्क है वो बियॉन्ड भोपाल भी है। जी। फॉर एग्जांपल अगर हम दिल्ली का लेते हैं तो दिल्ली में जो यहाँ के जो सिटीजन्स हैं, जो लोग हैं, वो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? दिल्ली में कहाँ?
सर ये हमारा जो है वो दो मॉडल्स पे काम करता है। पहला जो है वो कंपनी ओन क्लिनिक्स है, जो हम्म। कि भोपाल इंदौर में है। हम्म। और एक फ्रेंचाइज मॉडल भी है, यानी हम्म। कि जो लोग भोपाल वगैरह में नहीं है, सेंट्रल इंडिया में नहीं है, लेकिन हम्म। फिर भी वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं, तो वो फ्रेंचाइज मॉडल से हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम्म। दिल्ली में हमारे एक रिनाउंड फिजियोथेरापिस्ट हैं, उनके साथ हमने ये ऑपरेट किया है। सो बेसिकली होता ये है कि वहाँ पे एक पूरी टीम है, हम्म। एक क्वालिफाइड एक्सपीरियंस टीम है जो कि देखती है हम्म। पेशेंट्स को, और हम जो ओवरऑल काम करते हैं वो सेंट्रलाइज्ड करते हैं। तो हम्म। इसी मॉडल पे हमारे 11 क्लिनिक्स काम करते हैं, यानी हम्म। कि सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है। हम्म। पेशेंट कहीं फिजिक्योर की किसी भी क्लिनिक पे जाएगा तो हम्म। उसको ट्रीटमेंट एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोटोकॉल के तहत मिलेगा। हम्म। चार्जेस ऑलमोस्ट सेम प्रोटोकॉल पे होंगे। सभी हम्म। पूरे पारदर्शिता के साथ करेंगे, तो उनको कोई डाउट नहीं है कि वो इस क्लिनिक से उस पे गए तो चीजें बदल जाएंगी। हम्म। हमारा मेथड सेम है। सो हम्म। पेशेंट कभी भी कांटेक्ट करना चाहता है, एक सेंट्रल नंबर हम उनको देते हैं, उस पे वो हम्म। हमसे कनेक्ट करते हैं। फिर हम्म। हम उस पर्टिकुलर क्लिनिक जो उनके अप्रोच के हम्म। पास है वहां पे हम उन्हें हम्म। कनेक्ट कर देते हैं। जी। हम्म। ये जो आपका फिजियो क्योर है, जी। ये क्या है? सर फिजिक्योर एक चेन है हम्म। एडवांस फिजियोथेरेपी क्लिनिक्स की, हम्म। जिसकी स्थापना हमने 2020 में करी थी। हम्म। इससे पहले मैं करीब 14-15 साल डिफरेंट उसमें रही, अलग अलग हम्म। टाइप के जगह पे मैंने काम किया। हम्म। मैं एकेडमिक्स में भी रही और मैंने क्लिनिकल्स में भी काफी काम किया। और उसके बाद फिर हमने फिजिक्योर की स्थापना करी, जो कि 4 क्लिनिक्स के साथ शुरुआत हुई भोपाल हम्म। में, हम्म। 4 कोन। हम्म। उसके बाद हमने देखा कि जो भोपाल है तो वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन जो आसपास के एरियाज हैं, हम्म। जैसे कि मंडीदीप हुआ, यहाँ पे हम्म। अब्दुल्लागंज हुआ, जो काफी छोटे छोटे एरियाज हैं, हम्म। वहां पे भी मरीज हैं, क्योंकि पेशेंट तो हम्म। आजकल सब जगह हैं। हम्म। जब पेशेंट भोपाल में ऑपरेट कराता है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल घुटनों का ऑपरेशन हुआ, हम्म। या कोई भी एक लकवा का मरीज हुआ, जब हम्म। वो छुट्टी के बाद घर जाता है, फिर उसके लिए ये कहना कि आपको फिजियोथेरापी के लिए भोपाल जाना पड़ेगा हम्म। रोज कुछ हम्म। महीनों के लिए, वो बहुत ही मुश्किल टास्क है। हम्म। और अगर मैं ये सोचूं कि वो सिर्फ आए और कहीं रुक जाए, जो कि हम्म। प्रॉपर व्यवस्था के साथ नहीं है, एज अ पेशेंट अगर हम हम्म। सोचते हैं तो वो भी बहुत मुश्किल था। तो इसलिए फिर हमने उसको एक्सपैंड करके हम्म। इन दोनों एरियाज में भी किया, पेरिफेरल एरियाज जहाँ हम्म। पे अभी तक फिजियोथेरापी लोग जानते नहीं है, बहुत अच्छे हम्म। से नहीं थे। हम्म। अब तो काफी समय हो गया, हम्म। लोगों को इतना आइडिया नहीं था कि हम्म। यहाँ पे भी उनके लिए वो सेम भोपाल वाले चिकित्सक आ सकते हैं और सुविधा सभी उपलब्ध हो सकती है। हम्म। तो वहां पे एक्सपेंशन रहा। उसके बाद फिर हमने रुकने की जो व्यवस्था पे हम बात कर रहे थे उसको हम्म। मद्देनजर रखते हुए सागर में पहला रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल स्टार्ट किया 15 बेड्स के साथ। और वहां पे पेशेंट्स के साथ पास ये फायदा रहा कि वो कहीं से भी हैं, वो आराम से वहाँ आज जैसे हम हॉस्पिटल में स्टे होता है वैसे ही रहकर पूरी तरह से रिहैबिलिटेशन और फिजियोथेरापी पे फोकस करके ठीक होकर जा सकते हैं। आज अच्छी बात है कि इसके लिए 2021 में एमपी स्टार्टअप कॉन्क्लेव में हमें एक्सपेंशन ग्रांट भी मिला सरकार की तरफ से, जिसमें हमने और भी सुविधाएं ऐड करी। वहां पे हमारा पिक एंड ड्रॉप एम्बुलेंस, ये सब चीजें हुई, और आज आईसीयू एचडीयू भी वहां पे उपलब्ध है। सो बेसिकली एक्सपेंशन होता रहा और मॉडल अलग अलग आते जाते हैं, और हम टेली हेल्थ के थ्रू भी आज दुनिया भर से पेशेंट्स देखते हैं। सो नाइस। एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, आमतौर पर जो पेशेंट होते हैं जी। उनके लिए एक डिसाइड करना बड़ा मुश्किल होता है कि इन सच केसेस कि वो ऑर्थोपेडिक के पास जाएं या हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं। जी। एक प्रोफेशनल राइवलरी भी देखने को आती है। ऑर्थोपेडिक्स कई बार ऐसा देखा गया है कि वो फिजियोथेरेपिस्ट को अंडर एस्टिमेट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक पेशेंट कैसे डिसाइड करे कि वो इस केस को लेकर के वो ऑर्थो के पास जाए या फिजियो के पास जाए, कैसे होना चाहिए? अम सर मैं ये कहूंगी कि अगर मतलब इट्स अ टीम वर्क। हम्म। आप हम सबका फर्ज है कि हम एक दूसरे को रेफर करें, हम्म। जहां पेशेंट की हम्म। बेनिफिट की बात आती है हम सब उसके लिए काम करें मिलके। तो हम्म। अगर कोई पेशेंट ऑर्थोपेडिशियन को दिखाता है तो वो जो बेसिक इनिशियल प्रोटोकॉल उनका होता है दैट इज कि एक्सट्रीम पेन है तो उसको कवर करना है हम्म। एंड अदर थिंग्स। उसके हम्म। बाद जब एक टाइम आता है जब एक्सरसाइजेस का रोल ही इम्पोर्टेंट रह जाता है, हम्म। तब वो हमको रेफर कर देते हैं। हम्म। तो इट कैन बी दैट वे। या फिर हम्म। अगर हमारे पास कोई डायरेक्ट फिजियोथेरापिस्ट के पास आता है तो फिजियोथेरापिस्ट को ये ध्यान में रखना चाहिए कि अपने स्कोप में ही कार्य करना है।
हम्म। झूठे प्रोमिसेस या फिर मिथ, भ्रांतियां नहीं देनी है कि हम्म। सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर वो हमारे स्कोप के बाहर है तो। हम्म। मुझे हमेशा से ये लगता है, और हम इसी तरीके से भी काम करते हैं, कि एक टीम वर्क की तरह काम करें। पेशेंट हमारे पास आया और हमें डाउट है कि भैया हो सकता है पेशेंट गिरा और कोई हेयर लाइन क्रैक भी हुआ, तो हम उसी वक्त उनसे बोलें कि ये नहीं कि आप सिर्फ जाइए टेस्ट एक्सरे करा लीजिए, आप एक ऑर्थोपेडिशियन का व्यू ले लीजिए, कंसल्टेशन ले लीजिए। हम्म। सब ठीक है तो हम अपने प्रोटोकॉल से बिल्कुल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक क्रॉस ओपिनियन लेने से पेशेंट डाउट में नहीं रहता। तो हम्म। यही मेथड सब जगह फॉलो हो तो पेशेंट को फायदा जरूर मिले। हम्म। ऐसा भी देखने में और आता जहां है। तक मैं ऐड जी। करना जी मैं ऐड प्लीज करना कैरी ऑन। चाहूंगी कि राइवलरी की तो जहां तक, जी जी, राइवलरी की तो जो बात है वो तो ऐसा है कि जब कई लोग एक साथ होते हैं तो थोड़ा ओपिनियन में डिफरेंस होता है, बट वो कोई राइवलरी नहीं है। क्योंकि देखिए, आप सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के सभी होते हैं। और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है आज तक, सभी काफी अच्छे सर्जन्स के साथ मैंने काम किया, चाहे वो कार्डिक सर्जन हो, ऑर्थोपेडिक सर्जन हो, न्यूरो सर्जन हो, जिन्होंने बहुत ट्रस्ट किया है पूरा रिहैबिलिटेशन पे और बहुत अपलिफ्टमेंट की तरफ भी उन्हें फोकस किया है। ऐसा आजकल देखा जा रहा है, स्पेशली मैं दिल्ली के एक दो एग्जांपल्स भी मैंने देखे हैं, जिसमें जी। एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर ने कहा कि आपको सर्जरी की जरूरत है फ्रैक्चर में, हम्म। और हम्म। फिजियोथेरेपिस्ट ने बिना सर्जरी के उसे ठीक कर दिया। हम्म। जहाँ तक मुझे पता है ऐसे दो तीन केसेस तो मैं खुद भी पर्सनली जानता हूँ दिल्ली में। तो इसे हम क्या समझें? इसे हम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट समझें, या इसे ऐसे समझें कि अगर आपको फ्रैक्चर हो तो क्या अब वो स्टेज आ गया है कि पेशेंट जो है फ्रैक्चर के केस में भी सीधे फिजियो के पास जाए, ऑर्थो के पास नहीं जाए? जी जी, देखिए, डायरेक्ट मेथड तो हमेशा रहेगा। आप एक बार कंसल्टेशन तो ले ही सकते हैं, बस हमारा काम, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज क्लिनिशियंस वहां है कि हम पेशेंट को सही एडवाइस दें जो पेशेंट के हित में है। वो हमको एडवाइस देना है। अगर हमको ऐसा लगता है कि हम कन्वेंशनल फिजियोथेरापी से बेहतर उपचार दे सकते हैं तो दे सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे ज्यादा एग्जांपल कॉमन आता है TKR, नी रिप्लेसमेंट वाले। कई केसेस में ऐसा होता है जब पेशेंट को ये ओपिनियन दिया जाता है कि आप आपको सर्जरी ही करानी है, रिप्लेसमेंट ही कराना है, हम्म। पर कई बार उसके काफी हद तक कंप्लेंट्स फिजियोथेरापी से रिलीफ हो जाते हैं। पर ये भी देखने को मिलता है कि कई बार फिजियोथेरापिस्ट जो है वो कई टाइम तक पेशेंट को बोलते हैं ना कि कोशिश करते हैं कि होता है, लेकिन स्टेज इस लिमिट को क्रॉस कर चुकी होती है, ऑपरेशन ही एकमात्र उपचार होता है। तो हम्म। दोनों केसेस हो सकते हैं, दैट वैरीज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। हर क्लिनिशियन का जो ओपिनियन है ना वो वैरी करता है। तो हम्म। बेहतर है कि हम आपस में बात करें, मतलब फिजियोथेरापिस्ट और सर्जन को आपस में एक बार बात कर लेनी चाहिए और पेशेंट के लिए जो बेस्ट है उस पर काम करना चाहिए। आप एक मैगजीन भी रन जी करती हैं, फिजियो टाइम्स। यहाँ पर जी। क्वेश्चन है कि ये फिजियो टाइम्स किस तरह के कंटेंट पर फोकस करता है, और एज ए रीडर क्या फिजियो पेशेंट्स को या एनीवन कैन इसको पढ़ सकता है, इसको देख सकता है? किसके लिए है ये, क्या फोकस करता है? अ, जी सर, फिजियो टाइम्स जो है वो इंडिया की पहली और अकेली फिजियोथेरापी मैगजीन है, हम्म। जो कि बाय मंथली है। इसके हम 6 एडिशंस एक साल में प्रकाशित करते हैं। और ये बेसिकली फिजियोथेरापिस्ट द्वारा और फिजियोथेरापी कम्युनिटी के लिए है, हम्म। पहले लेवल पे। क्योंकि इसमें ये है कि अगर आप अक्रॉस द ग्लोब देखें तो बहुत कुछ होता है। फिजियोथेरापी और रिहैबिलिटेशन एक हम्म। ऐसी फील्ड है जहां हर दिन एक नया
हम्म। डेवलपमेंट होता है। हम्म। तो बहुत जरूरी है कि हम एक दूसरे से कनेक्टेड रहें। हम्म। यूएस में क्या हो रहा है, यूके में क्या हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन में हम्म। हम दिल्ली मुंबई छोटी जगह बड़ी जगह में क्या क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, हम्म। लेटेस्ट टेक्निक्स क्या आई हैं, अप्रोचेस क्या आई हैं। तो हम्म। ये फिजियो टाइम्स कवर करता है। हम्म। इसमें आर्टिकल्स होते हैं हम्म। जिसमें हम हर फिजियोथेरेपी एस्पेक्ट को टच करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम्म। फिजियोथेरेपी बहुत वास्ट है। हम्म। हम बुजुर्गों के साथ भी काम करते हैं, हम बच्चों के साथ भी काम करते हैं, हम ऑर्थो में भी करते हैं, हम हम्म। लकवे के मरीज के साथ भी काम करते हैं, हम प्रेग्नेंट फीमेल्स के साथ भी काम करते हैं। तो बेसिकली हम चाहते कोशिश करते हैं कि हम सभी एस्पेक्ट्स को कवर करें, हम्म। ताकि सभी के बेनिफिट के लिए ये हो हम्म। फिजियोथेरापिस्ट के। हम्म। लेमन के लिए, जनरल पब्लिक के लिए थोड़ा समझना मुश्किल है, क्योंकि ये हम्म। थोड़ी टेक्निकल होती है। हम्म। लेकिन एथलीट्स, जरूर हम इसको चाहते हैं कि एथलीट्स तक भी ये पहुंचे। और हम्म। हम बहुत लकी हैं कि बहुत सारे एथलीट्स को हमने कवर किया है। हम्म। एक कवर स्टोरी हम इसमें लेते हैं जिसमें या तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन होता है जो अपना एक्सपीरियंस हम्म। फिजियोथेरेपी के साथ उनका करियर में, क्योंकि हम जानते हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी एक बहुत ही हम्म। इंपॉर्टेंट पार्ट है। हम्म। तो स्पोर्ट्स में थ्रू आउट देयर जर्नी हम्म। फिजियोथेरेपी ने क्या रोल प्ले किया, हम्म। कोई इंजरीज प्रिवेंट करने से लेकर इंजरीज की रिकवरी तक। तो हम्म। ऐसे बहुत सारे नामचीन हस्तियों ने हमें इसमें साक्षात्कार दिया है। हम्म। मीराबाई चानू से लेकर नीरज चोपड़ा से लेकर अंकिता रायना से लेकर मतलब बहुत सारे। अब मैं ये 25th एडिशन हमने रिलीज किया है हम्म। अंडर माय एडिटोरियलशिप, हम्म। और उसमें बहुत कनेक्ट रहा। तो एथलीट्स के लिए भी ये है। हम्म। बाकी ऐसे लोग जो फिजियोथेरापिस्ट नहीं है लेकिन फिजियोथेरापी कम्युनिटी को सपोर्ट करते हैं, हम्म। जैसे कि हमारे मशीन्स मोडालिटीज जो होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हम्म। पार्ट है इलेक्ट्रोथेरेपी। उसके कंपनीज जो होती हैं या जो नए इनोवेशंस आ रहे हैं, हम्म। जैसे रिसेंटली लकवे के मरीजों के लिए गेमिफाइड हम्म। वर्जन बना है। तो ये सब के लिए ये फिजियो टाइम्स है। तो इस साल मैं बहुत खुशी से कहना चाहूंगी कि जुलाई जो अपकमिंग एडिशन है उसके साथ हम 15 साल कंप्लीट करेंगे फिजियो टाइम्स के। और पहले ये अहमदाबाद से रन होती थी, उसके हम्म। बाद भोपाल से, हम इसको पिछले 5 साल से चला रहे हैं। वेरी नाइस। जी। जैसा कि आपने बोला कि आपका जो फिजियो टाइम्स है ये फॉर फिजियोथेरेपिस्ट भी है। हाँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी फिजियोथेरेपिस्ट्स के इम्पोर्टेंस को बताया, पूरे देश ने सुना देखा। तो ऑफ कोर्स अवेयरनेस तो काफ़ी बड़ी है, गांव गांव में लोग अब फिजियोथेरेपिस्ट को जानते हैं और विजिट करना भी पसंद करते हैं। मेरा जी। अगला क्वेश्चन ये है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट का जो वेल बीइंग है उस पर आप या आपकी मैगजीन या आपका ऑर्गेनाइजेशन कितना काम कर रहा है। जैसे कि आजकल नॉट ओनली फिजियोथेरेपिस्ट, जितने अदर डॉक्टर्स भी हैं, अदर प्रोफेशनल्स भी हैं, उनके भी मेंटल स्टेटस को लेकर के, उनके हेल्थ को लेकर के एक बात शुरू हो गई है कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो डॉक्टर्स हैं, राउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं वेजेस को लेकर के। तो इन मुद्दों को आपने कहाँ तक टच करने में आपने ये सफलता पाई? जी। देखिए, फिजियो टाइम्स में बेसिकली हम बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स नहीं रखते हैं। उसका हम्म। रीजन ये है कि ओपिनियन बहुत वैरी करते हैं जी, बट सबके। ये तो तो ये रिलेटेड टू हम वेल बीइंग चाहते हैं। ऑफ डॉक्टर्स है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन हम अभी जो हमारा कोर कंटेंट है फिजियो टाइम्स का, वो बेसिकली रहता है पॉजिटिव कंटेंट, हम्म। जो कि सिर्फ और सिर्फ नॉलेज अपग्रेडेशन के लिए होता है ओके। और स्किल्स अपग्रेडेशन के लिए होता हम्म। है। ये हमारा मेन कंटेंट है। तो 6 से 7 आर्टिकल्स हम रखते हैं ताकि जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं वो एनरिच हो सके, प्रोफेशनल्स हैं वो अपडेट हो सके। बाकी कंट्रोवर्शियल कंटेंट हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, इसलिए क्योंकि अक्सर लोगों के ओपिनियन इतने वैरी करते हैं, becomes a point of debate हम्म। and we don't want to indulge in that. हम्म। बाकी पर्सनल मेरा कोई ओपिनियन ये है कि हाँ, कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल है वो इतना ज्यादा कनेक्ट हो जाता है अपने पेशेंट्स के साथ, फिजिकली, साइकोलॉजिकली, मेंटली, कि वी हैव टू गिव 100%। और क्योंकि मैं क्लिनिकल्स में रही, तो मैंने जब अपनी जर्नी पे नजर हम्म। डालती हूँ तो लगता है कि हाँ, अगर हम क्लिनिकल में होते हैं जब, तो वी आर सो मच कनेक्टेड। क्योंकि एक बच्चा जो कि चल नहीं पा रहा है, उसके मदर पे हम्म। क्या बीत रही है, वो कैसा फील कर रही हैं, बच्चे पे कितना प्रॉब्लम है, ये सब हम भी हम्म। हर दिन सोचते हैं। और क्योंकि हमारा सिर्फ कंसल्टेशन नहीं होता, हैंड ऑन हैंड ट्रीटमेंट होता है, हम्म। महीनों तक भी चलता है। एक लकवे का पेशेंट जब एक स्टेप लेता है पहला, तो भी उतनी होती है, और जब नहीं कर पाता कोई टास्क, तो जो झुंझलाहट होती है वो पेशेंट के साथ साथ हमको एज अ क्लिनिशियन भी होती है। तो ऑफ कोर्स वो है, लेकिन हमको आफ्टर लिमिट ये समझना जरूरी है कि हम्म।
प्रोफेशनल और पर्सनल, इन दोनों का बैलेंस ही आपको अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में हेल्प करेगा हम्म, सक्सेसफुल करियर में। हम्म, अगर आप बहुत मिक्स करेंगे तो इट विल नॉट हेल्प। और हम्म, जहां तक फाइनेंशियल चीजों की बात है, तो देखिए आज का टाइम एंटरप्रेन्योरशिप का है, हम सब हम्म, जानते हैं। तो मल्टीटास्किंग होना हर किसी को बहुत जरूरी है, इवन हम्म, फॉर फिजियोथेरापिस्ट। हम्म, आप एक लिमिट के बाद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेशेंट ओरिएंटेड थिंग है। हम्म, और हम्म, फिजियोथेरापी के साथ प्रॉब्लम इंडिया में है कि बहुत सारी चीजें, ओपीडी चीजें कवर नहीं होती है, हम्म, रीइंबर्समेंट हमेशा पॉसिबल नहीं होता। हम्म, जो इंश्योरेंस एजेंसीज हैं वो कवर नहीं करती हैं। तो हम्म, फाइनेंशियल टास्क पेशेंट के ऊपर भी एक लिमिट तक ही डाला जा सकता है, हम्म, वो एक एक्सट्रीम लिमिट तक नहीं जा हम्म, सकता। तो जैसे सर्जरीज इंश्योरेंस कंपनीज हम्म, कवर करती हैं, सो दैट इज अ पॉजिटिव थिंग, पर यहाँ पे पेशेंट पे करता है, उसके अपने लिमिटेशंस होते हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट एज वेल। इसलिए फिजियोथेरापिस्ट को मैं ये ही कहना चाहूंगी कि आजकल बहुत सारी तरीके हैं जिससे आप एडिशनल सोर्स जनरेट कर सकते हैं, अपने आप को फाइनेंशियली ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। हम्म, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टेली हेल्थ सेशंस आप ले सकते हैं किसी भी कोने से। इसके अलावा जैसे हम इनके साथ साथ लोगों को connect काम करते हैं, ऐसे मल्टीपल टास्क आर ऑप्शंस आर देयर एट प्रेजेंट। जैसा कि आपने बताया कि आजकल का जो टाइम है मल्टीटास्किंग है, लोगों का जो रूटीन है बहुत हेक्टिक स्केड्यूल को फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे में आप आम लोगों को हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए क्या सजेस्ट करना पसंद करेंगे? हेल्दी लाइफस्टाइल तो सभी के लिए जरूरी है, लोगों हम्म, के लिए भी और एज अ फिजियोथेरापिस्ट हमारे लिए भी। हम्म, तो बेसिकली ये है कि बैलेंस करके रखिए, अपना काम शुरू करने से पहले थोड़ा समय अपने लिए निकालिए। हम्म, कोई भी फॉर्म ऑफ एक्टिविटी जो आप करते हैं, चाहे वो वॉकिंग ही हो, सिंपल एक ब्रिस्क वॉक हो, चाहे हम्म, आप योगा करता चाहे, या तो आप आई मीन वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट हम्म, एटलीस्ट अपने लिए 1 घंटा निकाल के रखिए। हम्म, अपने एक्टिविटी, अपने रोज की भाग दौड़ में आने से पहले वो हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टाइम के बाद स्विच ऑफ, जैसे फोन्स हम्म, होता है स्विच ऑफ मोड में, अपने हम्म, दिमाग को भी एक टाइम के बाद स्विच ऑफ करना बहुत जरूरी है, व्हाट आई फील, हम्म, सो दैट यू कैन एंजॉय द हम्म, एक्टिविटीज। हम्म, क्योंकि आप हम सभी जानते हैं कि एक टाइम के बाद हॉबीज के लिए लाइफ में कोई जगह बचती नहीं है, समय हम्म, ही नहीं होता किसी के पास भाग दौड़ की लाइफ में। हम्म, तो थोड़ा सा समय अपने लाइफ को देना भी जरूरी है, बिकॉज एज अ फिजियोथेरापिस्ट हम ऐड कर रहे हैं लाइफ टू इयर्स ऑफ पेशेंस। और लोगों के लिए भी बहुत जरूरी है कि वो अपने आप पर हम्म, ध्यान दें, जो अच्छा लगे वो एंजॉय करें, हम्म, प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज ना करें। अगर आपको कहीं तकलीफ है, कुछ ऐसा फील हो रहा है विच यू कैन हमेशा आपको लग रहा है बार बार आपकी लिमिट कर रहा है, तो उसको हम्म, सहने और सिर्फ दवाई खाकर उसको दबाने की बजाय हम्म, थोड़ा सा उसको नोट करें, उस पर फोकस करें। अर्ली साइंस हम्म, हमेशा हेल्पफुल होते हैं प्रिवेंशन हम्म, के लिए और हम्म, क्योर के लिए भी। हम्म, तो बस दैट्स इट। बहुत नाइस। मैम, आपने एज ए डॉक्टर कोई ऐसा केस, कोई ऐसा एक्सपीरियंस आप हमें शेयर करें जिसमें आपने कोई रेडिकल चेंज देखा हो थ्रू फिजियोथेरेपी इन पेशेंट? बहुत सारे हैं। हम्म, एक एग्जाम्पल मैं दूंगी जिसका हमने कवरेज लिया था फिजियो टाइम्स में भी। हम्म, बेसिकली यंग लड़के लड़का जो है पेशेंट हम्म, थे, वो हम्म, बेसिकली क्या हुआ, एक एक्सीडेंट से ही वाज रिकवरिंग। एक्सीडेंट इतना ज्यादा भयानक था कि किसी को उम्मीद ही नहीं थी कि एक दिन वो कभी अभी अपने पैरों पे चल पाए। हम्म, लेकिन 11 साल, लगातार 11 साल हम्म, कंटिन्यूअसली उस मेथड ऑफ रिकवरी पे काम करने के बाद, फिजियोथेरापी और रिहैबिलिटेशन और खुद की मेहनत और उनकी मदर का इतना सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि हम सब जानते हैं कितना इम्पोर्टेंट होता है। तो उनकी मदर का इतना ज्यादा सपोर्ट रहा कि एक एक चीज उन्होंने बनवाई या बनाई जो भी उनके लिए जरूरी थी। और अब 11 साल बाद वो अपने ऑफिस जा रहे हैं, अपने काम सब खुद कर रहे हैं। तो एक पर्सन जो कि शायद कभी रिकवर क्या मतलब जान बचाना बहुत मुश्किल, हम्म, और आफ्टर 11-12 साल के बाद आज वो अपना सब करियर देख मतलब कर पा रहे हैं, सब कुछ वट एवर ही वॉन्टेड हम्म, इज अ ड्रीम कम ट्रू। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में एज अ फिजियोथेरापिस्ट देखते हैं। हम्म, ऐसे ही एक और पेशेंट थी हमारी, जो कि ट्रेन में एक चेन स्नैचिंग एक्सीडेंट जिन्होंने किया, हम्म, चलती हुई ट्रेन से उन्हें धक्का दे दिया गया, और जो ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी हुई उसकी वजह से एक 23-24 साल की लड़की अचानक बिल्कुल खामोश हो गई, अचानक उसका चलना फिरना उठना बैठना सब बंद हो गया। लेकिन
उसमें भी 3-4 साल लगातार मेहनत करने के बाद वापस अपनी लाइफ पे आना, ऐसी रिकवरी होना फिजियोथेरापी का ही चमत्कार है। वाकई मिरेकल ही कहेंगे। जी, और ये पावर है फिजियोथेरेपी प्रोफेशन में। बिल्कुल। एक अवेयरनेस को लेकर के हम अक्सर बात करते हैं। वैसे तो आजकल नो डाउट अवेयरनेस काफी बढ़ी है इस प्रोफेशन को लेकर के, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो रिमोट एरियाज हैं वहां पर फिजियोथेरेपी या फिजियोथेरेपिस्ट कैसे अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, या लोगों तक इन आपका जो बेनिफिट है वो टू द लास्ट पर्सन वो पहुंच सके? जी, सो देखिए, अब मुझे लगता है कि हर जगह का एक, हर चीज का एक पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू होता है। हम्म। तो रिमोट एरियाज में नेगेटिव जो है वो, मतलब लिमिटेशन जो है वो ये है कि लोगों को विश्वास दिलाना हम्म। एक चैलेंजिंग टास्क है कि फिजियोथेरेपी का पावर अद्भुत है, और फिजियोथेरेपी पे विश्वास रखना, क्योंकि कई बार रिमोट एरियाज के लोग अपने अपने सेट पैटर्न पे चलते हैं। हम्म। जैसे कि एग्जांपल दूंगी मैं, लकवे का पेशेंट अगर होता है तो कभी मालिश ना करने की हम सलाह देते हैं, उसमें मालिश नहीं कराई जाती। लेकिन कई बार रिमोट एरियाज, गांव वगैरह के लोग इतना विश्वास करते हैं मालिश और तेल और जड़ी बूटियों पे, कि वो चीजें हमें समझाना, उन तक जाना और पहुंचना बहुत जरूरी है। तो मेहनत तो करनी ही पड़ती है। लेकिन पॉजिटिव बात अगर मैं कहूँ तो ये है कि वहां पे हमारा कंपटीशन नहीं होता है सच। अगर आप जितने बड़े एरियाज में जाएंगे उतने ज्यादा कॉम्पिटिटिव आपके पास अवेलेबल, लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को और बेहतर दिखाना पड़ता है। हम्म। जबकि रिमोट एरियाज में आप बहुत बेसिक से भी शुरू करें, सिर्फ उन्हें अवेयर करें, हम्म। सही गलत बताएं। पोस्चर की अगर मैं बात करूं तो हम्म। कमर दर्द, घुटने का जो तकलीफ है, वो नीचे बैठना कितना अवॉइड करना है, क्या क्या चीजें हैं जो डिस्क पे जोर डालेंगी और बैक पेन उनको हो जाता है उसकी वजह से। तो ये सब चीजें अगर हम बहुत बेसिक लेवल पे रिमोट एरियाज में शुरू करें तो दैट इज सफिशिएंट फॉर देम टू हम्म। स्टार्ट विद, रादर देन। तो बिल्कुल इम्पॉसिबल नहीं है। हमने अभी भी 2 एरियाज कवर कर रहे हैं हम, और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। हम्म। बहुत खुशी की होती है ये सोचते हुए कि जहाँ 2 साल पहले लोग जानते नहीं थे, अब अपने आप ढूंढते हुए, पता करते हुए आते हैं कि फिजिक्योर का क्लिनिक कहाँ है। कॉल्स आते हैं, लोग अभी भी 30-35 किलोमीटर और दूर गांव से वहां तक आते हैं। तो काफी अच्छा है। मुझे लगता है अगले 2-3 साल में हर गांव तक हम, मतलब फिजियोथेरेपी जरूर पहुंचेगी और फिजिक्योर उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगी। वेरी नाइस। मैम, ये बताइए कि ऐसे कौन से एडवांसमेंट्स हैं और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स जो आपको लगता है कि ये फिजियोथेरेपी में, चाहे वो गवर्नमेंट हो या अदर कंसर्न एजेंसीज हो, उनके तरफ से आपको मिलना चाहिए? एडवांसमेंट इन व्हाट सेंस? इन द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप टेली फैसिलिटीज आज की डेट में प्रोवाइड कर रही हैं, मगर जी, अगर नेटवर्क अच्छा नहीं है किसी पर्टिकुलर एरिया में, तो हाँ जो जी, वो पीपल हैं वुड नॉट गेट योर सर्विसेज इन द प्रॉपर वे। जी, जी, बिल्कुल। एक तो नेटवर्क कनेक्शंस आजकल तो ये मस्ट हो गया है, क्योंकि जब भी कोई गांव का पेशेंट होता है और उसके पास ये सुविधा नहीं होती तो हम नहीं पहुंच सकते। तो ये तो एक इनिशिएटिव है, वो जरूर होना चाहिए। मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि हम, मतलब मेरे हस्बैंड जो हैं वो गवर्नमेंट होम्योपैथी कॉलेज में है, और वो एक बेसिकली एक एनजीओ जो है, एक उससे जुड़े हुए हैं, हम साथ है करके एक इनिशिएटिव है, जहाँ पे टेली के थ्रू ही बहुत सारे, करीबन 500 से ऊपर पेशेंट्स तक, लकवे के पेशेंट्स के लिए वो संस्था काम करती है। और वहां तक पहुंचे गया है सिर्फ वीडियो कॉल। कोविड के दौरान, कोविड के बाद, वीडियो कॉल के थ्रू हर मरीज को रोज देखना, उनसे एक्सरसाइजेस उनके सामने करवाना, उनके घर वालों को ट्रेन करना सही तरीके से उठने बैठने और उसमें, ये काम किया जा रहा है। तो यही अगर गवर्नमेंट की हेल्प हमको और मिलती है तो हम बहुत लार्ज लेवल तक जा सकते हैं। दूसरी चीज, एक होता है एक व्हीकल, पिक एंड ड्रॉप व्हीकल, या कुछ ऐसी व्हीकल जिससे पेशेंट गली गली से भी हम उनको क्लिनिक तक ला सके, जो अपने आप नहीं आ सकता, जिनके पास वो सुविधा नहीं है, जिनके पास घर पे ऐसा कोई पर्सन नहीं है जो रोज ला सके, तो वो सुविधा, क्योंकि एक फिजियोथेरापिस्ट अगर हर एक पर्सन के घर पे देखने जाएगा तो वो कवर करना पॉसिबल नहीं है। तो वो और सुविधा अगर हमको मिलती है तो इट कैन बी मैजिक। एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि ऐसा हम देखते हैं स्पेशली इन आवर कंट्री कि हर प्रोफेशन में कहीं ना कहीं या तो हम बात करें या नहीं बात करें, मगर उसको अंडरलाइन किया जाता है, जेंडर डिस्पैरिटी। तो आप डॉक्टर भी हैं, फीमेल भी हैं, कभी आपने इस तरीके का कोई एक्सपीरियंस किया
प्रोफेशन पर कोई इसका फर्क पड़ता है? फॉर एग्जांपल, हमारे यहाँ एक थिंकिंग है कि अक्सर जो फीमेल पेशेंट्स होती हैं वो मेल डॉक्टर्स के पास जाने में अवॉइड करती हैं। तो क्या इस तरीके का कोई जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन कभी आपने किसी भी एट द एनी पॉइंट आपने कोई एक्सपीरियंस किया है ये? जी जी, होता है। क्योंकि देखिए, दो तरीके से होता है। एक तो हम लोग फिजियोथेरापिस्ट हैं, हम्म। और पेशेंट्स के दिमाग में शुरुआत में जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था और मैं हम्म। क्लिनिकल्स में थी हम्म। और हॉस्पिटल में थी, तो हम्म। अक्सर ये होता है कि पेशेंट को ट्रस्ट करने में थोड़े इश्यूज आते थे, हम्म। कि किसी भी फीमेल फिजियो में, कि फिजियोथेरापिस्ट उनको लगता था कि एक मेल लंबा चौड़ा आदमी होगा जो कि हम्म। हमको मतलब हमारा पूरा अपने ऊपर सपोर्ट ले सके, बैलेंस कर हम्म। सके। और एक फीमेल फिजियो है तो वो कैसे मैनेज करेगी। हम्म। तो वो चीज सबके साथ होती थी। हम्म। पर फिर उनको ये यकीन दिलाना हम्म। कि नहीं, हमने 4.5 साल इसी पे काम किया है, वो ट्रिप्स और टेक्निक्स होती हैं जो हम्म। हम जानते हैं। प्लस दूसरी चीज है खुद पे विश्वास। हम्म। अगर हमें खुद पे विश्वास है कि हम एक मरीज को संभाल लेंगे, हम्म। अगर वो अपने आप को नहीं संभाल पाए, हम्म। अगर उसने कदम बढ़ाया और वो नहीं संभला और आप उस चीज को मैनेज कर पाएंगे, पहले तो खुद पे विश्वास होना हम्म। चाहिए और उसके बाद पेशेंट को यकीन दिलाना। और फिर जब धीरे धीरे वो देखता है कि हम्म। आप कर सकते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली जेंडर वगैरह सब चला जाता है। फिर डॉक्टर डॉक्टर रह जाता है, फिजियो हम्म। फिजियो रह जाता है। तो वही बात है कि होती है, ऑब्वियस भी है, क्योंकि हमारा फिजिकल प्रोफेशन है। हम्म। कई बार पेशेंट को लगता है कि यार मेल फिजियो हो तो ज्यादा बेहतर है। पर हम्म। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सभी क्लिनिक्स, मैं बहुत हम्म। प्राउड हूँ कि हम्म। कई क्लिनिक्स ऐसे हैं जहाँ पे एक फीमेल फिजियो है और वही मेल पेशेंट्स को भी बहुत अच्छे से मैनेज कर रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हम्म। कंप्लेन नहीं। और हम्म। अगर एक फीमेल फिजियो है तो सेम ऑल्टरनेटली होता है। तो हम्म। हम कोशिश करते हैं, बट पेशेंट को समझाना पड़ता है कि मेडिकल प्रोफेशनल में आज तो हम जानते हैं गायनिक्स, बहुत सारे मेल भी गायनिक्स होते हैं। सो हम्म। वो चीज से ऊपर उठना पड़ेगा मेडिकल प्रोफेशन में। इट्स नॉट ऑप्शनल, इट्स हम्म। ऑलवेज। बस जस्ट थोड़ा सा सेफ्टी का ध्यान रखना पड़ता है। जो एथिक्स और नॉर्म्स हैं हम्म। उनको फॉलो करिए, ताकि किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं हो। बाकी हम्म। एज प्रोफेशनल्स वी आर ट्रेन्ड एंड वी आर क्वालिफाइड एंड वी आर लीगली बाउंड टू डू whatever is the best possible for patient. सो नाइस। तो मैं व्यूवर्स को भी बोलना चाहूंगा कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, स्पेशली फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट को, तो आप भूल करके भी उन्हें अंडर एस्टिमेट न करें। बिल्कुल बिल्कुल। और स्पेशली उस कंट्री में जिसकी थीम लाइन है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र देवता रमन्ते। और महिलाएं घर को भी संभाल रही हैं, देश को भी संभाल रही हैं, दुनिया को भी संभाल रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। Thank you थैंक so यू। much. It was a pleasure.